साइंस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एनसीईआरटी की बुक आप खोल लेंगे 91 पृष्ठ पे। ये 10th क्लास की बुक है। इसमें जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं, चैप्टर नंबर 5 चल रहा है हमारा, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। उसका इंटेक्स्ट क्वेश्चन आज का पहला सवाल है। देखेंगे ये 91 पृष्ठ दे रखे हैं, ये इसको चेक कर लेंगे। ठीक है, ये पहला सवाल है आज का। क्या डावे राइनर के तिर्क न्यूलैंड्स के अष्टक के स्तंभ में भी पाए जाते हैं? तुलना करके पता कीजिए। तो हम न्यूलैंड के अष्टक स्तंभ को देखेंगे, जो स्तंभ उन्होंने बनाए थे, और डोवे राइनर ने जो तिर्क बनाए थे, जो तीन तीन तत्वों के एक 3 समूह बनाए थे, क्या वो समूह इनके स्तंभ में पाए जाते हैं, देखे जाते हैं, मिलते हैं? अगर मिलते हैं तो लिखेंगे हम हाँ मिलते हैं। ठीक है, और नहीं मिलते हैं तो कितने नहीं मिलते हैं। चलिए हम उन स्तंभों को देख लें जो तिर्क हैं उनके, डोवे राइनर के, वो देख लेते हैं। ये पृष्ठ संख्या 89 है, इनको देख लेते हैं। देखिए ये तिर्क हैं, डोवे राइनर हैं ये। ठीक है, और इनके तिर्क हैं LINAK, CASRBA और CLBRI। ये 1 2 3 ये 3 तिर्क हैं। इन तीनों तिर्कों को हम न्यूलैंड के अष्टक जो नियम दिया था सारे गामा पदानी, उन स्तंभों में देख लेते हैं। चलिए तो हम उसको भी देख लेते हैं कहाँ पर इन्होंने अष्टक दिए थे। ठीक है, आपको आइडिया लग जाएगा। देखिए ये हैं इनके अष्टक, सा रे गा मा पा धा नी। तो इसमें जो हमें मिलेगा LINAK, अगर वो हमें मिल जाते हैं इसमें तो हम कहेंगे हाँ। देखो HFCL CONIBR, तो इसमें तो वो त्रिक एक भी नहीं, यहाँ है देखो LINAK, तो ये त्रिक हमें मिल गया है एक। और दूसरा त्रिक था CASRBA, तो वो त्रिक हमें दिखाई नहीं दे रहा ना इसमें। और तीसरा था CLBRI, ना वो त्रिक हमें कहीं दिखाई दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत में, अष्टक स्तंभ में केवल हमें एक त्रिक ही प्राप्त होता है। तो मैं आपको उत्तर इसका दिखा देता हूँ। क्या उत्तर है? देखिए बताएंगे हाँ त्रिक तो मिलते हैं, परंतु डावे राइनर के त्रिक न्यूलैंड के अष्टक में केवल एक त्रिक पाया जाता है। LINAK ये वाला त्रिक तो पाया जाता है, परंतु ये 2 त्रिक शेष बच गए, ये त्रिक दोनों नहीं पाए जाते हैं। ओके, समझ में आ गई होगी आपके बात। अब हम देख लेते हैं डावे राइनर के क्या क्या कमियां थी। वो कमियां मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ। पहले इसका प्रश्न पढ़ता हूँ। क्या है प्रश्न? देखिएगा, डावे राइनर के वर्गीकरण की क्या सीमाएं थी, क्या कमियां थी, क्या दोष थे? तो दोष भी हम देख लेते हैं। ठीक है, जो दोष मैंने आपको जल्दी जल्दी लिखे हैं और वो आपको निश्चित ही समझ में आ जाएंगे। देखिए डावे राइनर के वर्गीकरण की क्या सीमाएं, दोष आए, लिमिटेशन आए, सीमाएं हैं, तो आप ये फटाफट यही चीज लिखें। ये उस समय ज्ञात तत्वों में से केवल 3 त्रिक ही बना सके। आपको पता है ये डोवे राइनर के समय जो त्रिकों की संख्या थी, वो तत्वों की संख्या थी, वो लगभग 30-32 रही थी, और मात्र ये 3 त्रिक ही बना पाए, अर्थात 9 तत्वों को सेट कर पाए, जो 9 तत्व आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इनके ही 3 त्रिक बना पाए और बाकी त्रिक नहीं बन पाए। क्या थे इनके त्रिक? Li का परमाणु द्रव्यमान और पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान जोड़ करके यदि उसका आधा कर देते हैं, औसत निकल कर आता है, तो वो Na का परमाणु द्रव्यमान निकल आता है। ये तो त्रिक था इसका, ये हमने पिछली वीडियो में आपको सिखा चुके हैं, देख सकते हैं वहां जाके। हैं क्या है? ये उस समय ज्ञात तत्वों में से केवल 3 त्रिक ही बना सके, और ये नियम शेष तत्वों पर लागू नहीं हो पाया। मतलब लगभग 21-22 तत्व बच रहे, उन पर ये नियम लागू नहीं हो पाया। चलिए अगला सवाल करते हैं। न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत की क्या सीमाएं? अब न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की सीमाएं पूछ लिया, तो आप जान रहे थे इन्होंने, न्यूलैंड ने बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में ये तत्व रखे थे। तो उनकी सीमाएं क्या थी? वही थी कैल्शियम के बाद वाले तत्वों को सेट नहीं कर पाई। तो आप जानते हैं। तीसरा आंसर देखिए, न्यूलैंड का अष्टक नियम कैल्शियम तक ही लागू होता है। ठीक है, नहीं उसके बाद के तत्वों पर ये लागू नहीं हो पाता है। न्यूलैंड का अष्टक नियम जो था सा रे गा मा पा धा नी सा, ये वाला नियम कहाँ तक लागू होता है? कैल्शियम तक ही लागू हो पाता है। इसके बाद वाले तत्व इस नियम का पालन नहीं करते हैं। इन्होंने कहा कि प्रकृति में मात्र
56 तत्व ही हैं, मतलब उन्होंने कहा इसके बाद कोई तत्व ही नहीं आएंगे। ये और बढ़िया काम कर दिया इन्होंने, हैं? ये बहुत गलत बात कह दी। प्रकृति में तत्व ही नहीं आ पाएंगे, और आप जानते हैं तत्वों की संख्या इस समय कितनी है, 118 19 के आसपास है, ठीक है नहीं। जबकि अन्य तत्व बाद में खोजे गए जो इस नियम का पालन नहीं करते हैं, न्यूलैंड के सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं। न्यूलैंड ने दो तत्वों को एक साथ रख दिया, कोबाल्ट और निकल को एक साथ रख दिया। अभी हमने सारणी में देखा है, मैं आपको फिर दोबारा दिखा देता हूँ। जिनके गुणधर्म समान हैं उनको अलग रख दिया, जिनके गुणधर्म समान थे उनको भी अलग रख दिया। जैसे आयरन को कोबाल्ट और निकल के साथ रखना चाहिए था, तो कोबाल्ट को कहीं और रख दिया और आयरन को कहीं और रख दिया। ये Fe को कहीं दूसरी जगह जाकर अलग अलग रख दिया। ये भी इनके अंदर जो अपनी सारणी में कमी कर गए। ओके, मैं आपको दिखाऊं। अभी आप देखिए, ये थी कोबाल्ट और निकल को साथ साथ रख दिया, और जबकि इसका साथी Fe था, आयरन, ठीक है। ये भारी तत्व के लिए ये सारणी नहीं बना पाए थे, जो भारी तत्व थे। देखो, Fe को अलग कराया कोबाल्ट और निकल से, जबकि यहाँ कोबाल्ट और निकल का मतलब यहाँ हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन से नहीं भी है। ये इनके साथ जो गुण हैं वो इनसे संबंध नहीं रखते हैं, फिर भी इन्होंने इनके साथ ये रख दिया है। ओके, समझ में आ गया। और कोबाल्ट और निकल को दो तत्वों को एक साथ रख दिया, ये समझ गए नहीं समझ गए? चलिए, अब ये अच्छे ढंग से आपको आ ही गया होगा। मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है। ये 94 दिया है, तो कैसे करेंगे इसका? नंबर 1 देखें सवाल। मैंडलीव की आवर्त सारणी का उपयोग कर निम्नलिखित तत्वों के ऑक्साइड के सूत्र का अनुमान कीजिए। जैसे ये लिखा है के, पोटेशियम, कार्बन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, बेरियम। तो इनका हमें ऑक्साइड का सूत्र बनाना। ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन से क्रिया करके ये किस तरह से सूत्र बना पाते हैं, ये हमें देखना है। तो पहले हम मैंडलीव की आवर्त सारणी, तो भाई हमें बैलेंसी अर्थात संयोजकता तब मालूम नहीं होगी, तो हम कैसे बना पाएंगे इनके सूत्र? तो ऑक्सीजन की संयोजकता तो हमें पता है कि 2 है, लेकिन इनकी संयोजकता मालूम कैसे करें? तो फटाफट मैं देखने का सिस्टम भी आपको बता देता हूँ क्या है। देखें, देखिए, ये 92 पृष्ठ पे दे रखी है मैंडलीव की आवर्त सारणी, उसको ही हम देख लेते हैं फटाफट। क्या है इसमें? ये देखो, स्तंभ है, ये समूह है, ये वाले, ठीक है। ये समूह दे रखे हैं, तो जितने जो फर्स्ट समूह में उसकी संयोजकता 1 होगी, जो दूसरे समूह में उसकी संयोजकता 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, पांचवें में 3, 8 में से 5 घटाएंगे और छठे में 2 हो जाएगी, 7वें में 8 में 7 घटाएंगे 1 हो जाएगी, और यहाँ पर ये 0 हो जाएगी इसके 8 में 60 घटाने के बाद। और ये इसकी दी है आवर्त, ठीक है। तो हम उसी बात पर जाते हैं। देखो, वैलेंसी पोटेशियम की देख लें कितनी है, पोटेशियम की 1 होगी क्योंकि यहाँ है। इसी तरह से यहाँ पर जो आएगा कैल्शियम, ये कैल्शियम लिखा है ना, उस तरह से मैग्नीशियम लिखा है, तो इसकी जितने भी तत्व हैं, जितने भी, सबकी 2 होगी। यहाँ पर तीसरे की 3 होगी, चौथे की 4 होगी। जैसे एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम भी है हमारे पास, उसकी 3 होगी। कार्बन है तो कार्बन कितनी होगी, 4 होगी। उस तरह सिलिकॉन है, सिलिकॉन की भी 4 होगी। तो हमें बैलेंस ही पता होनी चाहिए। ऑक्सीजन है हमारे पास, तो ऑक्सीजन कितनी है, 2 होगी, क्योंकि ये कितना लिखा है 5 और 6, तो छठे वाले की है, तो हम 8 में से 6 घटा देंगे तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो मैंने वैलेंसियाँ लिख रखी हैं, ये समूह लिख रखे हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ और फिर करते हैं सवाल हम। देखो, मैंने फर्स्ट समूह, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी इसकी 1, ये तो आप जान रहे हैं ना। और फोर्थ की कितनी हो जाएगी 4, ठीक है। और थर्ड वाले की 3, फोर्थ वाले की 4, ओके, और सेकंड वाले की 2। सही है, यही तो है। और किससे ऑक्साइड बनेंगे? तो ऑक्साइड का मतलब क्या है कि वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करें। ये सभी ऑक्सीजन से रिएक्शन करें। ऑक्सीजन के क्या सूत्र बनता है इनका, ठीक है। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी हमें मालूम है कितनी है, 2। अब देखिए किस तरह से हम सूत्र बना रहे हैं इसका, ठीक है। अनुमानित कहा है उसने, कोई बात नहीं। देखो, के लिखें, के की वैलेंसी इसके ऊपर लिखें और इसकी लिखें ऑक्सीजन की वैलेंसी इसके सिर के ऊपर लिखें। अब ये वाली जो वैलेंसी जो संयोजकता है वो आएगी इसके पैर में यहाँ, और के की कहाँ आएगी, वो इसके पैर में आएगी, इस तरह से। ओके, तो क्या फाइनली सूत्र हो जाएगा इसका, K2 और O1 तो है ये, तो ये इसका सूत्र बन गया K2O। ये फाइनल सूत्र यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ये ऑक्साइड की सूत्र किस तरह से बन रहा है। अब ऐसे ही हमें कार्बन का सूत्र बना के देखना है। देखो, कार्बन यहाँ लिखा है 4 वैलेंसी इसकी,
और ऑक्सीजन कितनी हो गई 2। तो ये वाली वैलेंसी मुझे इसके पैर में लिखनी है इस तरह से। क्या हो जाएगा 2 और ऑक्सीजन पे क्या लिखें 4, तो 2 से हम भाग कर दें तो क्या हो जाएगा 2 एकन 2 और 2 दूनी 4। तो कुल मिलाकर के जो वैलेंसी हुई वो सूत्र बना इसका CO2। देखो 2 एकन 2 2 दूनी 4, इस तरह से हमने काट दिया सही। ठीक है, समझ में आ गई होगी। मैं फाइनली सूत्र इसका यहाँ इस लाइन में लिख रहा हूँ। ऐसे ही यहाँ लिखें Al3 और क्या ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन के पे कितना लिखा है 3, सॉरी 2, ओके, ऑक्सीजन पे लिखा है 2। तो ये वाली वैलेंसी हमें यहाँ निकली है, तो लिख देते हैं Al2O, यहाँ लिखना है इसको 3, तो ये 3 हो गई। ठीक, समझ में आ गई होगी। ऐसे लिखें हम सिलिकॉन के साथ Si4 लिखा है और ऑक्सीजन के क्या लिखा है 2, तो हम क्या लिखेंगे, ये तो लिखेंगे इसके पैर में, ये लिखेंगे इसके पैर में। तो लिखें ये उसके भाग करने की वजह से यहाँ लाइन बढ़ रही है ये, ओके। तो ये क्या हो गया 2 यहाँ और 4, तो 2 दूनी 4 हो गए हैं, अर्थात 2 दूनी 4, तो 2 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा SiO2, ये इसका सूत्र हो जाएगा, ओके। ऐसी तरह यहाँ पर Ba, तो B की 2 है, लिख दी चलो 2, और ऑक्सीजन की कितनी है 2, तो दोनों की बराबर हो गई। तो दोनों की वैलेंसी क्या हो जाएगी 2 से भाग कर देंगे, दोनों साफ हो जाएंगी, तो हो जाएगा सूत्र इसका BaO, 2 एकन 2 2 एकन 2 काट गया। ठीक है, तो ये सूत्र बने इसके, फाइनली सूत्र ये बने जो मैंने लास्ट में लिख दिए, ओके। समझ में आपके अच्छे ढंग से आ गया होगा। लेकिन आपको सिर्फ यही लाइन दिखानी है, ये K2 लिखा है ना भाई, कभी आपको लगा क्या है K2O, CO2, Al2O3, SiO2, BaO, ये ऑक्साइड के सूत्र हो गए। चलें अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है हमारा दूसरा नंबर, गैलियम के अतिरिक्त अब तक कौन कौन से तत्वों का पता चला है जिसके लिए मैंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में खाली स्थान छोड़ दिया था? 2 उदाहरण दीजिए। तो गैलियम के अतिरिक्त देखो, मैं आपको दिखाऊं सारणी किस तरह की रखी। देखो यहाँ पर उन्होंने खाली जगह छोड़ी थी, गैलियम, किधर गया गैलियम, ये रहा गैलियम, देखो है ये गैलियम रहा, ये जर्मेनियम था, ये स्कैंडियम था। ठीक है, तो ये स्कैंडियम जर्मेनियम 2 थे ऐसे, तो गैलियम तो दिया, गैलियम के अतिरिक्त तो इसके अलावा ये और ये हैं, देख लिए यहाँ पर, देखिए गैलियम तो था, गैलियम के अतिरिक्त कौन सा था स्कैंडियम और जर्मेनियम, 2 तत्व बाद में खोजे गए थे जिनके लिए उन्होंने अपनी सारणी में जगह छोड़ दी थी, ओके। चलें अगला सवाल करें। समझ में आ गया होगा आपके गैलियम के अतिरिक्त अब कौन कौन से 2 तत्व हैं। तो जिसके लिए उन्होंने नहीं कहा था वो एका बोरान, एक स्कैंडियम, एका एल्युमिनियम गैलियम, एका सिलिकॉन जर्मेनियम, ये नाम आए थे नहीं आए थे उसमें, वही चीज़ है। अब अगला सवाल देखते हैं। मैंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया? भाई सबसे बड़ा मापदंड तो था, उन्होंने एटॉमिक मास के बढ़ते हुए क्रम में तत्वों को रखा था, यही उनका मापदंड था। बहुत बढ़िया, चलिए मैं आपको इसका उत्तर बता देता हूँ। हाँ, तो ये देखिए, तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का बढ़ता हुआ क्रम, ये इस सिद्धांत पर उन्होंने ये सारणी बनाई थी। और दूसरा था तत्वों के रासायनिक गुणों में समानता। रासायनिक गुणों में उन्होंने देखा था बार बार एक निश्चित इंटरवल के बाद जो है पुनरावृत्ति होती है उनके गुणों की। ठीक है, 2 चीज़ों को आप याद रखें, और बहुत ही जरूरी पॉइंट है परमाणु द्रव्यमान का बढ़ता हुआ क्रम, इस चीज़ पे। ठीक है, ज़्यादा फोकस करें। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया है? देखो, उत्कृष्ट गैस वो होती है जो किसी से क्रिया नहीं करती, अर्थात अक्रिय गैस होती है जो किसी से क्रिया नहीं करती। उस समय तक ज्ञात तत्वों की संख्या जो उत्कृष्ट गैस थी मैंडलीफ के समय पे, उस समय ज्ञात नहीं हो पाई थी ये गैसें, तो उनको आइडिया भी नहीं था। भविष्य में बहुत ही कम पाई जाती हैं। भविष्य में आने वाली जो गैसें थीं उनको उन्होंने जगह छोड़ी थी और वो शून्य समूह में उनको रखा गया है। ठीक है, मैं आपको उत्तर दिखाता हूँ इसका। मैंने बहुत ही छोटे छोटे उत्तर लिखने की कोशिश की है ताकि आपको अधिकतम याद रह जाए। ओके, क्या है लास्ट क्वेश्चन का? उत्कृष्ट अर्थात ये अक्रिय गैसें हैं, गैसों का पता देर से चला,
ये गैसें आसानी से तत्व से क्रिया नहीं करती हैं। जो तत्व होते हैं उनसे क्रिया या अयौगिक होते हैं उनसे आसानी से क्रिया नहीं करती हैं, इसलिए इनको अक्रिय गैस कहा जाता है। इन्हें अलग से शून्य समूह में रखा गया है क्योंकि इनकी संयोजकता शून्य मानी गई है। ठीक है, नहीं आपको अच्छे ढंग से अब तो समझ में आ ही गया होगा। चलिए अब हम बहुत बहुत धन्यवाद, आगे कुछ और बाकी करेंगे।